गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संसाधन एवं विकास नामक किताब का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बेटा। तो इस पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम बेटा मृदा के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। भाई जो पृथ्वी का जो पृष्ठ है उसमें दानेदार कणों का एक आवरण की पतली परत को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अभी जो पृथ्वी का जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी भाग है, उसमें दानेदार कणों का एक आवरण होता है, उसे मृदा कहते हैं। यह पृथ्वी के निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भाई जो मृदा है तो उसका जो निर्माण है तो वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थों से तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। जो मृदा बनती है ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब बेटा हमें मृदा परिच्छेदिका जो ये चित्र है ना, इसमें हम मृदा परिच्छेदिका के बारे में जानेंगे। सबसे जो नीचे दिख रहा है ये है जनक चट्टानें। उसके बाद है ऊपर अपक्षीय चट्टानीय पदार्थ, ये जो पीले पीले रंग का जो दिख रहा है। और उसके बाद जो ये तीसरे नंबर पर दिख रही हैं तो ये है बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा। और सबसे ऊपर जो ग्रीन जो हरे हरे रंग की दिखाई दे रही है वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब बेटा ये जो अगला चित्र है 2.4, इसमें हम मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। अभी मृदा है, मृदा का जो निर्माण होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले है ये ऊपर दे रखा है जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। उसके बाद है नीचे उच्चवाच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उसके बाद है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऊपर है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब नीचे देखो बेटा ये समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अभी 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम बेटा भूसंकलन के बारे में जानेंगे। भूसंकलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या डाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ गठित होते हैं। अभी जो भूसंकलन है वो सामान्य रूप से सैल, किसी चट्टान के टूटने से, कोई मलबा या डाल के गिरने से मिट्टी के वृत्त संचलन
रूप से परिभाषित होता है कि भाई कोई चट्टान टूट के गिर गई, किसी डाल से मिट्टी काफ़ी मात्रा में गिर गई, उसे हम भूसंकलन कहते हैं। ये प्रायः जो भूसंकलन होता है ये भूकंप के कारण, बाढ़, ज्वालामुखी के कारण घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूसंकलन होता है। अगर लंबे समय तक बारिश होती रहती है तो उसके कारण भी भूसंकलन हो जाता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है कि भाई ये जो भूसंकलन है तो ये नदियों के प्रवाह को रोक देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है कि भाई जब नदियों में अवरुद्ध पैदा हो जाता है तो निचली जो घाटियों में रहने वालों के लिए विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। अगर जो पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी भागों में जो भूसंकलन है एक विस्तृत रूप से प्राकृतिक आपदा होती है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। अगर जो भूसंकलन है ये जीवन को भी और संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये हमारी चिंता का एक विषय है। अब हम भूसंकलन के विषय में एक वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं, एक जगह का अध्ययन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंगकांग पिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। कभी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो अर्थ वहाँ पे एक गांव के पास भूसंकलन हुआ और उस भूसंकलन के कारण जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क थी उसका 200 मीटर तक का जो भाग था वो नष्ट हो गया। यह भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट द्वारा हुआ। अगर भाई जो भूसंकलन हुआ है ये बहुत ज़्यादा विस्फोट के कारण हुआ। विस्फोट के कारण डाल का एक कमज़ोर क्षेत्र नीचे आकर गिर गया। जो काफ़ी जोर का विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के कारण मतलब क्या हुआ कि बड़ी डाल का एक भाग नीचे आकर गिर गया, जिसके कारण सड़क व गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। अकबरी जो विस्फोट हुआ उसके कारण काफ़ी सारा मतलब एरिया जो वो क्षति पहुंची, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। जो गांव था उसको विनाश से बचाने के लिए और कोई भूसंकलन ना हो जाए और किसी प्रकार की कोई आपदा ना आ जाए तो उसे बचाने के लिए पूरे गांव को खाली करना पड़ा। अब बेटा हम जानेंगे कि भूसंकलन को कैसे रोका जाए। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है और भूसंकलन को रोकने की कुछ विधियाँ। अभी हमें भूसंकलन को रोकने की कुछ विधियाँ अपनानी चाहिए। भूसंकलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। भी जोन से एरिए भूसंकलन से प्रभावित है उनका मानचित्र बनाना चाहिए और उन स्थानों को इंगित करना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है कि भाई इन जगहों पर हमें आवास नहीं बनाना चाहिए। भी किसी भी समय यहाँ पर भूसंकलन हो सकता है जिससे जान माल की काफ़ी नुकसान हो सकता है। नंबर 2, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। कभी भूमि न खिसके इसके लिए हमें प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। नंबर 3, भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। भाई भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है कि भाई वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए। नंबर 4, सतही अपवाहों तथा झरनों प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रित उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए।
अब बेटा हमें मृदा निर्माण के कारकों के बारे में जानेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। अभी जो मृदा का जो निर्माण होता है तो उसका जो मेन कारक है वो है जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अकबई मृदा निर्माण में कुछ और अन्य कारक भी हैं, जैसे स्थलाकृति, कभी उस स्थान की स्थलाकृति कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के निर्माण में जो लगा हुआ समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। अकबई जो मृदा निर्माण में जो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग होता है। अब बेटा हमें मृदा का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मृदा का निम्नीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अकबी मृदा का अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो खतरे हैं, दो बड़े खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदा का निम्नीकरण होता है। कभी मानव द्वारा भी और प्रकृति के द्वारा भी, दोनों कारकों के द्वारा मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण हैं वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। अगबई जो मृदा का जो निम्नीकरण होता है उसके कई सारे कारण हैं, जैसे वनोन्मूलन, भी वनों का कटना, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। अभी जो रासायनिक खाद हैं और कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग, वर्षा दोहन, भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होना, भूस्खलन और बाढ़ के कारण क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। अब बेटा हम आगे पढ़ेंगे मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ। भाई मृदा का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब बेटा पहली विधि है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अगर भाई जो भूमि है उसको हम जैव पदार्थों से, परवाल से ढक देते हैं और जिसके कारण मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, वो मृदा की आर्द्रता खत्म नहीं होती। दूसरी है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अभी जो वेदिका फार्म है ये चौड़े समतल सोपान और तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने का कार्य किया जा सके और मृदा अपरदन भी कम हो। समोच्च रेखीय जुताई, यह पहाड़ीय डाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई डाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अगर भाई इस तरह इन रेखाओं में हम जब जुताई करते हैं तो उससे प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण मतलब पानी नीचे बह कर नहीं जाता और कटाव भी नहीं होता। अगली है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों पर वन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अभी तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में जहाँ पवन की गति को रोकने के लिए पेड़ों को लाइन में लगाया जाता है ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। ऊपर बेटा 2.6 जो चित्र है तो इस चित्र में हमें देखेंगे कि भी समोच्चीय रेखीय जुताई ऐसे होती है। उसके बाद ये दूसरी साइड में जो ये फोटो दिख रहा है वेदिका फार्म का है और उसके बाद नीचे कौन सा है, रक्षक मेखलाएं।
ये बेटा अगली विधि है हमारी समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। अभी जो समोच्च रेखाएं हैं, इनकी रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास और मृदा का उपयोग होता है और रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाई बनाई जाती है। अब अगली विधि है बेटा चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जो चट्टान बांध होते हैं, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा जो है, जो मिट्टी है, उसका भी बचाव करते हैं। अब अगली विधि है बेटा हमारी बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अभी वर्षा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एक लाइन में, एक कतार में उगाई जाती हैं, जिन्हें हम बीज की फसलें कहते हैं। इसी के साथ बेटा ये जो हमारा मृदा वाला टॉपिक था, ये यहीं पे ख़त्म होता है और अगला जो जल का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका धन्यवाद।